नेतन्याहू और ट्रंप में, इजराइल और अमेरिका में और ज्यादा संघर्ष गहरा हो गया है। गाजा ने पूरी दुनिया को बदला है और ऐसा लगता है कि इजराइल अमेरिका के संबंधों को भी कहीं ना कहीं वो बदल के रख देगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे आयाम अब निकल के सामने आ रहे हैं। कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था इजराइल में खड़े होकर कि इजराइल ने जो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का निर्णय लिया है वो ट्रंप के खिलाफ है। और आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक तरह से नंबर 2 होते हैं, नंबर 3 वाइस प्रेसिडेंट होता है या अदला बदली होती रहती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो प्रो इजरायली हैं, जायनिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी आज साफ साफ कह दिया कि अगर वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन इजराइल करता है तो पूरी पीस प्रोसेस जो ट्रंप ने शुरू की है वो खतरे में पड़ जाएगी। You and the president, vice president, have voiced opposition to annexation. Do you have the word from the Israelis that they're not going to go ahead with this in the West Bank? This was a vote that they took in the Knesset. From what it was explained to me, it was elements that tried to use it to embarrass Netanyahu while the vice president was here. Suffice it to say, we don't think it's going to happen. And more importantly, it's not, from a legislative standpoint, structured in a way that could happen. But it would also threaten this whole process. I mean, we understand that, right? I mean, everyone has to understand if something like that were to happen right now, if that were to happen, a lot of the countries that are involved in working on this probably aren't going to want to be involved in this anymore. It's a threat to the peace process, and everybody knows it. But I'm not getting to the middle of Israeli politics. We're focused on peace and security. देखिए, इससे साफ है कि अब जो हमास ने, पैलेस्टीनियन रेशनर्स ने जो जंग लड़ी, इतने हजारों लोग, 68,000 से ऊपर फिलिस्तीनी शहीद हुए। अभी भी फिलिस्तीन में आप चले जाइए तो ऐसा नहीं है कि एड बहुत ज्यादा आ रही, नहीं, सच्चाई यह है कि मीलों लोगों को जाना पड़ रहा है पानी के लिए, खाने की और कुछ खाने का सामान, सब्जियां और फल वो कुछ आए हैं, फ्यूल कुछ आया है, लेकिन जितनी जरूरत है उससे बहुत ही कम। मतलब आप सोचिए कि 10%, 15% में केवल लोग काम चला रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। कुछ वहां मीट पहुंचा है तो लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी बहुत बुरी स्थिति है। अभी देखिए जो शव बरामद हो रहे हैं, जिनको इजराइल ने पहले पूरे परिवारों को साफ कर दिया था, कितने लोग रबल्स के नीचे हैं अभी भी, जो ज्यादातर मृतक होंगे, ज्यादातर के सभी मृतक होंगे, इतने दिन हो गए, तो उसके एक परिवार के 100 परिवार के सदस्यों का शव बरामद हुआ और उनको फिर दोबारा एक बाइज्जत उनका बरियल हुआ। इस तरीके से रोज घटनाएं हो रही। इजराइल की बमबारी रुक गई है, लेकिन यदा कदा इजराइल फायरिंग करता रहता है और रोज नए शहीद निकलते हैं रबल से। क्योंकि जैसे कि जब 11 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था तो उस समय करीब 10,000 से ऊपर लोग रबल के अंदर थे, मलबों के अंदर थे। अब उनकी संख्या, अभी जितने रिकवर हुए, अभी 1,000 भी नहीं हुए, तो बहुत बड़ा टास्क है। फिर भी देखिए खान यूनिस की जो पुलिस है, वहां पुलिस डिपार्टमेंट बन गया है, वो अपना काम कर रही है, सीवेज लाइन्स रिपेयर हो रही हैं, नल की सप्लाई, पानी की सप्लाई रिस्टोर होने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर तरह से वहां काम हो रहा है। जबकि अभी इजराइल एड नहीं अलाउ कर रहा है। आज तो कुछ इजरायली महिलाएं खड़ी हो गई एड ट्रक्स के सामने कि हम जाने नहीं देंगे, बिल्कुल पागलों की तरह। तो इन विपरीत परिस्थितियों में जो इस समय अचीव हुआ है गाजा में, उसको मेंटेन रखना बहुत ही डेलिकेट वो बैलेंस है। क्योंकि देखिए एक चीज और भी हो सकती है कि ट्रंप का असैसिनेशन भी हो सकता है। इजराइल ने इसके पहले जॉन एफ कैनेडी, ये एलिगेशन लगाया जाता है कि जॉन एफ कैनेडी का जो असैसिनेशन है उसमें इजराइल का हाथ था, क्योंकि जो इजरायली लॉबी है, अमेरिकन इजरायली ये पब्लिक अफेयर्स कमिटी, एपेक करके, उसको वो एक फॉरेन लॉबी के रूप में रजिस्टर कर रहा था जॉन एफ कैनेडी। और वो वजह थी, जिसकी बहुत बड़ी वजह थी शायद जो एलिगेशन है। अब इसमें मैं क्योंकि फाइनली कुछ नहीं कह सकता हूं, जिस दिन ये बात, क्योंकि सभी कोई कुछ नहीं कह पाया, लेकिन देखिए ट्रंप के पास है वो पूरी चीज है जिसको वो खोल दे, अगर उसको एक्सपोज कर दे तो बहुत किरकिरी नेतन्याहू की और इजराइल की हो जाएगी। तो यह भी हो सकता है कि ट्रंप को एक निशाना ट्रंप पे साधा जा रहा है, क्योंकि आज देखिए वेस्ट बैंक के सवाल पे जिस तरीके से वैंस बोले, जेडी वैंस कल बोला, आज मार्को रूबियो बोला,
उसके बाद नेतन्याहू ने कल इतमार बिन गिविर ने कहा था कि मैं ट्रंप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इजराइल एक सॉवरेन स्टेट है। अरे यार, क्या सॉवरेन स्टेट है? तुम अमेरिका के नौकर हो, तुमको वेस्ट ने क्रिएट किया है, और वेस्ट ने तुमको क्रिएट किया, तुम आर्टिफिशियल नेशन हो, तुम वो एक रोबो हो जो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, अपने को इंसान समझने लगा, तो उसको मार पीट के अमेरिका बैठा देगा। और अगर तुमने ज्यादा चिल्लपों की, तुमने अगर फिर से वही काम शुरू किया असैसिनेशंस का और इसका, तब तुम थोड़ा शायद कुछ सफल हो सकते हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर बैकलैश होगा, क्योंकि अमेरिका की जनता खिलाफ हो गई। और देखिए, मैं इस समय आज का जो प्रसारण है, इसके पहले मैं आपको ये कह दूं कि आज जो पहला वीडियो डाला वो नहीं चला। कल भी मैंने डाला था। मैं रोज अब 2 वीडियो आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप ही लोगों ने कहा था लाओ, और आप ही लोग नहीं देख रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे चलेगा? इतना महत्वपूर्ण लेबनान पे वीडियो था, उसमें क्लिप्स भी अच्छी थी। कल का जो वीडियो था उसमें 4 मिनट की पूरी एक 2023 नवंबर में जो एक रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किया था, उसकी इतनी बड़ी कवरेज थी, और फिर भी आप लोगों ने उसको नहीं देखा, कल वाले को, और आज भी नहीं देखा। ऐसा कब तक चलेगा बताइए? चैनल बंद करने का इरादा है तो हमको आप लिख दीजिए कि चैनल हम बंद कर देना चाहते हैं, हम नहीं देखना चाहते, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जो मैं जिस ट्रैक पे था, वो ट्रैक ये था कि अच्छा हाँ, एक चीज मैं फिर से कह दूं, पता नहीं मुझे क्यों रोज कहना पड़ता है कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अंत तक देखिएगा, और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में कोताही बढ़ती जा रही है, अभी 1000 कमेंट रोज नहीं हो पा रहे। बहरहाल, अब मैं देखिए जो आपको बता रहा हूं कि इजराइल और अमेरिका में जो संघर्ष चल रहा है, वो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने देखिए अभी तक जो भी रास्ते में आया उसको मिटा दिया। अगर क्या वो इतनी हिम्मत करेगा कि ट्रंप पे हाथ डाल दे? अगर ट्रंप पे हाथ डाला तो एक कैनेडी वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग ना इजराइल है, ना कोल्ड वॉर चल रही है, अमेरिका को इजराइल की उस तरह की जरूरत भी नहीं है। और ये जो ट्रंप की टीम है, ये इजराइल के पीछे पड़ जाएगी। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में पूरा संघर्ष चल रहा है। जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो इजराइल के खिलाफ हमेशा ही रहते हैं, थोड़ा मतलब जो लिबरल्स हैं इजराइल के खिलाफ रहते हैं, हालांकि हमास के साथ नहीं रहते, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ रहते। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी, जो कंजर्वेटिव्स है, जो आइडियोलॉजिकली इजराइल के साथ है, जो क्रिश्चियन वैल्यूज की बात करते हैं और क्रिश्चियन ज़ायनिज्म को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग खिलाफ हो गए। जो मागा ग्रुप के हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्रुप के हैं, वो लोग खिलाफ हो गए। अब जब वो खिलाफ हो गए हैं तो सीधी बात है कि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिसमें इजराइल कहीं स्टैंड कर सके। अब आप देखिए, टकर कार्लसन का मैं बार बार नाम लेता हूं, टकर कार्लसन ने टेड क्रूज नाम का एक इजरायली लॉबिस्ट, उसको एक इंटरव्यू में कैसे फंसा दिया। वो इंग्लिश में इंटरव्यू है, वो उसको फंसा रहा है, उसको कह रहा है, उसके मुंह से उगलवा दिया कि वो एपेक के पैसे से अमेरिका में इलेक्ट होके पहुंचा, और एपेक एक फॉरेन लॉबी है कि एक अमेरिकन लॉबी है, इसी में वो फंस गया, क्योंकि नाम उसका अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमिटी, लेकिन वो रजिस्टर्ड है एज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कैनेडी चाहते थे वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर हो, लेकिन कैनेडी का असैसिनेशन हो गया। अब वो रजिस्टर्ड है, अभी भी नहीं क्लियर है, वो आरएसएस जैसी स्थिति है, अभी भी नहीं क्लियर है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो फॉरेन है कि वो अमेरिकन है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन जो लॉबीज हैं वो खुल के काम करती है अमेरिका में अलाउड है, लेकिन वो दे आर रजिस्टर्ड एज फॉरेन लॉबीज, बाकायदा रजिस्टर्ड है वो। मेरे ख्याल से भारत की भी कोई लॉबी होगी जो इंडियन इंटरेस्ट को लॉबी करती है, अमेरिका में पूरी दुनिया लॉबी करती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है एज फॉरेन लॉबीज। एपेक को रजिस्टर्ड फॉरेन उसमें नहीं है, ना ही वो अमेरिकन है, अभी यही नहीं क्लियर हो रहा है। आप इस इंटरव्यू को देखिए। So I've never taken money from the Israel lobby. Have you? Taken money from the Israel? From AIPAC. So AIPAC raises a lot of money for me, but it's actually a misnomer because the people who raise money are individuals. Right. So it's not the PAC itself, but they're individual members who believe in the American-Israeli friendship and relationship. Is AIPAC a foreign lobby?
No, it's an American lobby. It's the AIPAC stands for the America-Israeli Political Action Committee. What does it lobby for? So, to be honest, not a whole lot effectively. Listen, I came into Congress 13 years ago with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. Great. And I've worked every day to do that. AIPAC, a lot of times, AIPAC, I wish were much more effective. Like, there are folks online who are in the fever swamp of terrified of AIPAC, and AIPAC... I'm not terrified of AIPAC at all. You're the one who seems a little uncomfortable when I'm asking. No, not uncomfortable at all. I'm just asking what AIPAC does. My understanding, having known a lot of people who work at AIPAC, is that it lobbies on behalf of the Israeli government. Wrong. Oh, okay. It's when was the last time AIPAC took a position that deviated from Prime Minister Netanyahu? All the time. Name one. Okay. Let me go back and give a little history. If you want to do a deep dive on AIPAC... I don't. I want to do a shallow dive that gets... No. I want to get to the core question. AIPAC is lobbying for a foreign government. And I don't... It's not. No. It's lobbying for the United States. It is lobbying for a strong U.S.-Israeli relationship. Okay. So it's not has nothing to do with the foreign government. It wants America and Israel to be closely allied. Okay, but it's lobbying on behalf of the interests of another country. So that's not true at all. And if it's not true. No. How much contact do you think AIPAC leaders have with the government of Israel? No idea. I imagine some. I think the government of Israel is often frustrated with AIPAC because AIPAC's not nearly strong enough. Do you think there's any coordination between the government of Israel and AIPAC? Do they talk? Sure. If you're lobbying for more U.S.-Mexico trade, would you talk to people in the U.S. and Mexico and the government? Sure. So I'm not mad about that. There are a million countries that lobby Washington. I like a lot of those countries, including Israel. But AIPAC are Americans. They're not Israelis. Hold on. There are tons of Americans who lobby on behalf of foreign governments. I know them. I'm related to some of them. I know how it works. I'm from here. So my question is not, is it outrageous that foreign governments lobby the United States? They all do, okay, including Israel. My only question is, why don't we admit that is what's happening? You're denying it, but it's true. Yeah, and what you're saying is false. Why aren't they registered as a foreign lobby? Because they're not. इससे भी बड़ा जो theological debate है, Zionism कहता है कि Jews are the chosen people. Christianity कहती है कि chosen people यानी कोई अपने DNA की वजह से बड़ा है. ये concept Christianity deny करती है. वो कहती है चोजन पीपल वो हैं जिन्होंने जीसस को चूज किया, यानी जो चुने हुए लोग, भगवान ने जिनको चुना है वो लोग हैं जिन्होंने ईसा मसीह को चुना. तो वही चुने लोग. ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही कोई चुने हुए लोग हैं. जैसे यहूदी कहते हैं कि हमको भगवान ने चुना है स्पेशल रोल के लिए पूरी दुनिया पे शासन करने के लिए. और इस चीज को लिंडसे ग्राहम जैसे अमेरिकन जो हैं वो खुल के कहते हैं. आप सुनिए. Israel is our friend. They're the most reliable friend we have in the Mideast. They're a democracy surrounded by people who would cut their throats if they could. This is not a hard choice if you're an American. It's not a hard choice if you're a Christian. A word of warning. If America pulls the plug on Israel, God will pull the plug on us. लेकिन वही दूसरी तरफ टकर कार्लसन जैसे लोग बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं कि लिंडसे ग्राहम जो कह रहे हैं वो कुफ्र है, वो हेरेसी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि भगवान कुछ लोगों को चुनते हैं. Christian heresy, the oldest of the Christian heresies, which is that God somehow prefers some people based on their DNA. And of course, the whole point of Christianity is that that is no longer true, that there is no chosen people. The chosen people are people who choose Jesus. That is the Christian message right there. It's not an anti-Semitic message, by the way. It's the Christian message. It's the core Christian message. परिस्थितियों में किधर लोग जाएं? अब आप देखिए ना, क्या सीधे सीधे अंतर्विरोध बन गया. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो यूरोप में क्या हो रहा है, कैसे गाजा ने दुनिया बदली. अभी देखिए पूरे के पूरे यूरोप में एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, वो बर्न का है, स्विट्जरलैंड का. अभी ये एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सैनिक गियर में है. बिल्कुल लग रहा है जैसे वो कोई सेना हो. आप ध्यान से देखिए उसको, बिल्कुल सेना की तरह. वो फ्री पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स हैं, वहां के कम्युनिस्ट हैं, वहां के अपने लोग हैं जो मतलब जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के हैं, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है.
जो युवा पूरी तरह से अलगाव में है अपने एस्टैब्लिशमेंट को, व्हाइट से सर, उसमें फिलिस्तीनी बहुत कम आपको मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में वैसे भी मुस्लिम बहुत कम है। इससे साफ हो जाता, आपने देखा मतलब कैसे लोग मूव करे जैसे एकदम युद्ध के लिए। और ये 11 अक्टूबर को एक ऐसे ही प्रदर्शन हुआ था बर्न में, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड बहुत शांतिप्रिय देश है, मतलब सबसे दुनिया में शांतिप्रिय देश माना जाता है। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब भी न्यूट्रल था, और वहां के लोग इतना उग्र हो गए। 11 अक्टूबर को ऐसे ही प्रदर्शन था जिसमें करीब 200 से ऊपर लोग घायल हुए और 3 दर्जन पुलिस वाले अभी भी अस्पताल में हैं। कितने तो ऐसे हैं, मतलब अगर ये बहुत कम होता है, आंदोलनों में आंदोलनकारी ज्यादा मारे जाते हैं, लेकिन यहां पर 200 से ऊपर आंदोलनकारी घायल हुए, मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन 3 दर्जन पुलिस वाले अभी तक अस्पताल में। तो कितने अस्पताल के बाहर है, यानी जो इंजर हुए थे वो सोचिए आप 100, 150, 200 की संख्या में बराबर है मामला। ऐसा कभी आपने सुना है यूरोप में? ये सारी चीजें गाजा ने दुनिया कैसे बदल दी। भारत में इतनी विपन्नता, मुझे कभी कभी इतना कोफ्त होता है कि भारत में इतनी विपन्नता है। यहां के बुद्धिजीवी 2 कौड़ी के अपने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसी को बचाने में लगे, कुछ सोचते ही नहीं है, एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा, सब के सब। यहां पर कोई एक ऐसा नहीं है कि जो सच्चाई बताने के लिए का अपना दम रखता हो। एक देखिए काजमी साहब का चैनल, उसको डिमोनेटाइज कर दिया। जो कुछ लोग हैं वो लोग को इस तरह से पूरा दबा दिया जाता। हमको खुद हमारे 3 चैनल बैन हो गए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से रिस्टोर हुए, अभी फिर ये कब बैन हो जाए पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। हालांकि हमने बैकअप कर रखा, हमारे जो 3 और चैनल, मतलब ये अगर बैन हुआ तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है, स्पीक्स 1 है, 1 डिमोनेटाइज्ड है, लेकिन इसलिए मैं उस पर भी डालता नहीं हूं, लेकिन 2 है। फिर एक और हमारा अमरेश मिश्रा करके हमने जो चौथा बनाया था वो भी है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अलग तरह से बात रख के और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हर तरह के अंकुश और हर तरह के का दमन का सामना हमको करना पड़ा। इसीलिए फिलिस्तीनियों से मैं एकदम मुतासिर हूं, मेरे दिल में एकदम बैठते हैं। आप एक वीडियो देखिए, आज एक मोहम्मद हनीन नाम का नवयुवक, उसको वेस्ट बैंक में इजराइल ने गोली मार दी। उसका फ्यूनरल देखिए, उसमें एक बच्चा शुरू में उससे लिपटता। मुझे अपने बच्चे की याद आ गई, जब मेरा बेटा जो अब 16 साल का हो गया, उस समय 6-7 साल का होगा। देखिए एक तरफ हमको स्विट्जरलैंड का सीन दिखाई पड़ता है कि दुनिया उठ रही है, एक तरफ हमको ये दिखाई पड़ता है जो वेस्ट बैंक में हो रहा है। कैसे बच्चों को ऐसे कैसे किया जा सकता है? बच्चों को ये इतने सारी हत्याएं हुई हैं, सब हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम डिसेंसिटाइज हो गए। हम अभी भी ऐसे वीडियो देख के हम रोने लगते हैं। और अगर जिसने सूफिज्म का ए भी पढ़ा हो या एस भी चलिए पढ़ा हो, वो इस बात को जानता है कि सूफिज्म में एक समय, अब तो क्या सूफिज्म भी एक धंधा हो गया है, एक समय वो था जब सूफी बैठा के केवल मानव पीड़ा पे बात करते थे। सूफी संत सब, हिंदू मुस्लिम सब मानव पीड़ा पे बात करते थे और रोते थे। और वो रोना जो है वो बहुत ताकतवर चीज है, वो गुस्से के बराबर ही है। जैसे रोना एक इमोशन है वो, और वो इमोशन गुस्सा है, बदला है, नाइंसाफी के खिलाफ बदला, रोना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर देखिए ये सब हमारा बंद हो गया तो हम भी अपना एक खनका खोल लेंगे। क्यों नहीं खोले? हम खनका खोलेंगे, हम कोई फकीर नहीं है, हम अपना मॉडर्न खनका खोलेंगे।
हमारे पूरे लोग होंगे, आप लोग में से जो आएगा, नहीं तो वैसे आएंगे। हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम इस चीज को करेंगे, वरना वो ऑप्शन तो है ही हमारे पास, गाजा वेस्ट बैंक जाने का। भारत में हम देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ आंदोलन खड़ा कर सकें, कुछ हम एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर सके, लेकिन अब वही है कि इसमें अर्थ की बहुत कमी आ जा रही है। वो भी एक समस्या बहुत है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अब उसकी कैसे वो हल हो सकती है, लेकिन मैं देखिए हाथ फैलाना नहीं जानता हूं, प्रॉब्लम ये भी है। तो अभी देखिए आपकी जो भी फिलिस्तीन में हो रहा है उसको प्लीज आप सीरियसली लीजिए, एक एक चीज को आप गंभीरता से लीजिए। आपको हम और इंफॉर्मेशन दें, अर्दोगन ने ये कह दिया है कि इजराइल, अब लिटरली उसने कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अर्दोगन कह रहा है तो वो ठीक है भाई, अभी उसको उसका हक बनता है वो कहे। ईरान भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है अगले राउंड की लड़ाई की, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे हिजबुल्लाह भी तैयारी कर रहा है अगले राउंड की, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि इजराइल को सारे देश मिलकर हमला करेंगे, क्योंकि बिना इजराइल को मिटाए हुए, और ये अमेरिकन अप्रूवल से होगा, रशियन अप्रूवल से होगा कि हां ठीक है इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि अगर देखिए इजराइल वैसे लेबनान पे बमबारी कर रहा है, आज फिर एक लेबनान में शहीद हो गए सिविलियन, कल 2 हुए थे, अब ऐसे लगातार हो रहा है तो वो एक वॉर की तरफ चीजें बढ़ रही है। लेकिन यहां पर वही बात हो रही है कि जो ईरान की लाइन है वो भी यही है कि इसको लंबी ढील देते रहो और ये एक दिन इसकी पतंग कट जाएगी इजराइल, और ये इजराइल का खात्मा भी तय है। देखिए 2028 तक, 2030 तक ये बात तय है कि इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो और महत्वपूर्ण बात है कि सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में जो इंटरनेशनल फाइटर्स है उससे ही लड़ ही नहीं पाया अल-शबाब, समझौता कर लिया, और समझौता ऐसा हुआ है कि एक बड़े कमरे में बैठ के सबने हाथ से लिख के अरेबिक में समझौता किया, मतलब बिल्कुल हास्यास्पद। वहां एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हो रहा है सीरिया में, कहीं कोई हिसाब ही नहीं है। अभी देखिए जो एक पूरी परिस्थिति बनी है, उसमें फिलिस्तीनी फैक्शंस, उनका एक बड़ा हिस्सा कायरो में उसकी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सारे लोगों ने यह तय किया कि हम जो एक सरकार बनेंगे, जिसके बारे में मरवान बरगूती के बारे में मैंने बताया था आपको कल, तो वो बात आगे बढ़ी और उसमें ये प्रपोजल आया है कि सारे फैक्शंस मिलके एक लाइन, एक पैलेस्टीनियन नेशनल पोजीशन, राष्ट्रीय एक पोजीशन लेंगे और वही पोजीशन प्रेजेंट की जाएगी सबके सामने। अब उसमें महमूद अब्बास के भी कुछ लोग फतेह के गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। महमूद अब्बास पे प्रेशर पड़ा है, क्योंकि जब से ट्रंप ने बरगूती का नाम लिया है और इजराइल हिला हुआ है, पूरी दुनिया हिली हुई है, तब से ये लोग भी हरकत में आ गए। यानी महमूद अब्बास भी हरकत में आ गया है और इधर उधर हाथ पैर मार रहा है अपने। अल-अक्सा मस्जिद के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, आज फ्राइडे भी है। अल-अक्सा मस्जिद में देखिए लगातार अभी भी वही हो रहा है, उसको अपवित्र करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो कोशिशें बहुत लंबे समय से चल रही, उस पर कई युद्ध हो चुके हैं। तो अभी अल-अक्सा मस्जिद पे लोगों को जाने से रोका जाता है। एक लोगों ने कहा अंदर से जो टनल बन रही है, तो अंदर से जो टनल बन क्या रही है वो, उस पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन उस टनल से वो क्या कर लेंगे? उस टनल से वो क्या कोई नया मंदिर बना देंगे जो अपना टेम्पल ऑफ सोलोमन उनको बनाना है? नहीं, वो कोई हिंदू मंदिर नहीं है, वो यहूदी मंदिर है जिसमें गाय काटी जाएगी, लाल गाय। ये आप सोच लीजिए। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाए अपने हिंदू दोस्तों में। बहरहाल, तो ये जो है ये पूरी एक परिस्थितियां एक ऐसी बन गई हैं जिसमें कोई जो अल-अक्सा मस्जिद है उसके बारे में भी सारी जो बातचीत है वो एक यहीं पर अटक जाती है कि इजराइल धीरे धीरे उसको प्रोवोक कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कब तक ऐसे करता रहेगा? एक ना एक दिन तो आर या पार होना ही है, और उस आर या पार में अल-अक्सा मस्जिद को वो ढाता है या कुछ भी ऐसी चीज करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? अब इस बात को लेके देखिए पूरी दुनिया में आग लगेगी।
खासतौर पे वहां तो लगेगी ही, जिसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, मिडिल ईस्ट कहा जाता है। अब कितना, अब उसमें भी देखिए फिर वही है कि वही बात आ जाएगी, शिया सुन्नी करने की कोशिश होगी, किसी को ब्लेम किया जाएगा, किसी को यह किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतोगत्वा तो सबको एक होके आना ही पड़ेगा ना इजराइल को नष्ट करने। उसके बाद देखिए कुछ और खबरें हैं, और उसमें जो खास तौर पे जिस तरीके से जो यूरोपियन एनजीओज हैं और यूरोपियन प्रेस वो अंदर गाजा में आने की कोशिश कर रहा है, उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से कभी नहीं हुआ था कि उसको प्रेस को ही आप रोक दीजिए अंदर आने से। और इसको लेके आप देखिए तो बीबीसी ने भी खबरें छापी हैं, वो मैंने 2-3 दिन पहले आपको दिखाई भी थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जिसमें ये बीबीसी ने एक्सपोज किया था कि कम से कम 20,000 जो बच्चे शहीद हुए उनमें से 60% के सीधे आंख या माथे पे गोली मारी गई। वो सारी चीजें, तो इसीलिए इजराइल डर रहा है कि फॉरेन प्रेस को वो अलाउ करेगा तो वो चाहे वो जितना एस्टैब्लिशमेंट के लोग हो, कुछ ना कुछ तो सच्चाई दिखा देंगे ना, जैसे बीबीसी भी उन्हीं का है, लेकिन सच्चाई उसने थोड़ी बहुत दिखा दी। ऐसे ही थोड़ी बहुत सच्चाई बन के बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद पूरी दुनिया में फिर वही होगा कि इजराइल को खत्म करो। तो देखिए हर तरफ से सिचुएशन जटिल है, परिस्थितियां जटिल है। मैं कभी भी सिंपल बातों में, ठीक है कि जटिल चीजों को सिंपल तरह से मैं रखता हूं, लेकिन स्थितियां कभी सिंपल नहीं होती। उसको रख सकते हैं आप, एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल तरीके से। परिस्थितियां कभी सिंपल नहीं होती, वो जटिल होती, और वो जटिलता वो मैं पूरी आपके सामने रखता हूं। और इसी प्रयास में मैं ये प्रसारण यहां समाप्त करता हूं। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।